हेलो दोस्तों, फन स्कूल के इस फ्रेश एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कड़ी में अगले देश के इतिहास, जिस देश का हमारे देश से बहुत अच्छा नाता रहा है, जब हमारे बापू महात्मा गांधी जब इस देश में गए थे तो अपने आप को यहीं रोक लिया और यहाँ की समस्याओं को दूर करने में लग गए थे, जिसका आभार आज भी ये देश मानता है। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के एक सब कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका की। तो शुरू करते हैं। पहले अगर आपने बाकी के दूसरे वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कंट्री हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, माना जाता है कि अफ्रीका के इस एरिया में आज से 1 लाख साल पहले लोग बसने शुरू हो गए थे। फिर ये हिस्सा 2 भागों में बट गया अपने अपने टेक्नोलॉजीज के बेस पर। फिर बदलाव हुआ, स्टोन एज से आयरन एज आया, लोगों ने पत्थर से लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। इसकी जानकारी हमें अफ्रीका के स्टर्कफॉन्टे, स्वाटक्रांस और क्रोम ड्राई जैसे जगहों में पाए गए जीवाश्मों से मिली है। माना जाता है सबसे पहले लोग साउथ अफ्रीका के खोइसन नाम की जगह पर बसे थे। खोइसन में 2 तरह के आदिवासी रहते थे, एक थे सन और दूसरे थे खोई खोई। ये करीब 2000 सालों तक अपना वर्चस्व बनाए हुए थे। फिर 15 से 16 शताब्दी में पुर्तगाली नाविक यूरोप से समुद्री यात्रा करते हुए इन जगहों पर आने लगे। इन्होंने इन आदिवासियों से सामानों की अदला बदली करने लगे। जैसे पुर्तगाली लोहे के सामान के बदले उनसे भेड़ बकरी लिया करते थे। फिर इसी तरह बाहरी लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया। डच ने साउथ अफ्रीका के केप टाउन पोर्ट के पास ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना दी। इस तरह साउथ अफ्रीका अब गुलाम बन चुका था। इस तरह साउथ अफ्रीका के खोई खोई और डच के बीच युद्ध सन 1659 में हुआ। यह पहला हमला था, लेकिन इतने से क्या होने वाला था। फिर 1673 में दूसरा युद्ध हुआ। फिर 1674 में तीसरा युद्ध हुआ। बाकी के 2 युद्ध हारने के बाद ये तीसरी युद्ध में खोई खोई की जीत हुई और डच वालों को खदेड़ दिया गया। लेकिन कुछ दिनों तक तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर केप पेनिनसुला में एक और आफत आ गई। वहाँ चेचक की महामारी फैल गई थी, जिससे खोई खोई की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। उस टाइम चेचक के वैक्सीन की भी खोज नहीं हुई थी और लोग इस बीमारी को जड़ी बूटियों से सही करने की कोशिश कर रहे थे। वे मानते थे कि ये बीमारी उन्हें डच लोगों से ही मिली है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक और आदिवासी के ग्रुप ने अब साउथ अफ्रीका की तरफ रुख किया। ये थे बांटू लोग। ये आदिवासी कॉन्गो बेसिन से अफ्रीका पहुंचे थे। इन्होंने खोई खोई की कंडीशन का फायदा उठाया और उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। ये लोग बहुत ज्यादा सूखे जगह से यहाँ पलायन किए हुए थे। आज के साउथ अफ्रीका के नागुनी लोग, जिसमें आते हैं ज़ुलू, होजा, स्वाजी और नडाई बेलाई, ये सभी बांटू आदिवासी के ही पूर्वज हैं। जब पुर्तगाली लोग साउथ अफ्रीका के नतालिया कोस्ट पर आए थे, उस टाइम खोई खोई और सान आदिवासियों के ग्रुप मौजूद थे। वो पहला पुर्तगाली नाविक जो भारत की तलाश में निकला था और इस कोस्ट पर आया, इसका नाम था वास्को डी गामा। इसके बाद 1652 में डच आए और उन्होंने केप टाउन बनाया साउथ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ कोस्ट में। और इस कोस्ट पर बहुत से डच कॉलोनीज भी बनने लगे थे। ये वो पहले गोरे लोग थे जिन्होंने कॉलोनी बनाई और इसी कोस्ट पर डच से किसानों को लाया जाता था। ये डच किसान कहलाते थे बोर्स, जिसका डच मतलब किसान होता है।
इन किसानों को डच की तरफ से टैक्सेस लिए जाते थे, जो कि डच ईस्ट इंडिया की तरफ से लिए जाते थे, जो कि इन किसानों की बड़ी समस्या थी। फिर 1674 तक खोई खोई और सन ने युद्ध लड़कर डच को भगा दिया। फिर अब क्या था, इसके बाद फ्रेंच लोग आ गए। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके बाद 1795 तक फ्रेंच लोग साउथ अफ्रीका को भी छोड़ दिए। फाइनली 1795 में ब्रिटिश आ गए और उन्होंने अपना अधिकार जमाया और केप कॉलोनी को अपने अंडर में कर लिया। हालांकि 1803 में साउथ अफ्रीका की अथॉरिटी वापस से डच के हाथों में ब्रिटिशर्स ने दे दी, जिससे ये दोबारा यहाँ के रूलर बन गए। लेकिन दुर्भाग्य से 1805 में डच को आधा हिस्सा दिया और आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स ने वापस ले लिया। इस टाइम डच से आए किसान जो थे बोर्स, उनकी संख्या बढ़ रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या साउथ अफ्रीका में हो गई थी। बोर्स डच भाषा बोला करते थे, तो इनके लिए 1830 में ब्रिटिशर्स ने ग्रेट ट्रैक बनाया। वैसे तो ये ग्रेट ट्रैक एक नियम था जिसमें ये कहीं पर भी जा करके किसी को भी अपने कब्जे में ले सकते थे। अगर कोई आदिवासी या कोई भी जगह है उसको वो अपने कब्जे में ले सकते हैं, भले ही उनको खदेड़ के या उनको गोली मार करके। तो जैसे चाहे वैसे वो उस पर कब्जा कर सकते थे। वैसे तो ब्रिटिशर्स और बोर्स के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन बोर्स डच बोलते थे जो ब्रिटिशर्स को समझ में ही नहीं आता था। वैसे आप सोच रहे होंगे क्यों मैं यहाँ पर ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं अफ्रीका के लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया है खोई खोई और सन दोनों पर कब्जा बांटू ने कर लिया था। इसके बाद 18वीं सदी में गूनी आदिवासी के एक शख्स जिसका नाम था शाका, उसने छोटे छोटे आदिवासियों के ग्रुप को एक में मिलाया जिसका नाम पड़ा शाका ज़ुलू। दरअसल इन आदिवासियों की भाषा का नाम था ज़ुलू। शाका ने अपनी सेना भी तैयार की और उसकी सेना का मकसद था आतंक फैलाना और दूसरे आदिवासियों पर अपना कब्जा करना। शाका बांटू आदिवासी के ग्रुप गूनी आदिवासी से आता था और उसने बहुत से दूसरे आदिवासियों पर अपना कब्जा किया था। इस तरह साउथ अफ्रीका पर बांटू आदिवासियों का दबदबा था। लेकिन जिस तरह सभी साम्राज्य का पतन होता है, उसी तरह बांटू का भी पतन हुआ ब्रिटिशर्स और डच की वजह से। लेकिन सिर्फ ज़ुलू ही बचे हुए थे, बहुत ही मुश्किलों को झेलते हुए। बहुत से आदिवासियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। आगे इस तरह साउथ अफ्रीका में अब सिर्फ ज़ुलू ही बचे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों आखिर इन आदिवासियों को मारा जा रहा था। तो सबसे बड़ा कारण था ग्रेट ट्रैक का, जिसमें बोर्स अपने ठहरने के लिए इन आदिवासियों को खदेड़ते थे और बंदूक का सहारा लेते थे। लेकिन ज़ुलू आदिवासी ने बहुत बड़ा सुरक्षित एरिया ढूंढ लिया था और वहीं सेटल हो गए। ज़ुलू के राजा बोर्स से समझौता करना चाहते थे, लेकिन बोर्स तो उन लोगों को भगाने पर ही अड़े थे। ज़ुलू के राजा डिंगान टू ने बहुत कोशिश की, लेकिन बोर्स के हेड पीटर नहीं माने, तो डिंगान टू ने उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह ज़ुलू और बोर्स के बीच वॉर होने लगी। वॉर इतालिया में ब्लड रिवर के पास 10,000 ज़ुलू सेना ने बोर्स पर हमला बोला, जिससे कई बोर्स की जानें गई। लेकिन ज़ुलू उनसे जीत ना पाए क्योंकि उनके पास मॉडर्न गन थी और ज़ुलू के पास नहीं। अब बोर्स और ज़्यादा फैलने लगे और दो बोर्स रिपब्लिक बनाया गया। एक था आरान्या फ्रेस्ता, जिसका मतलब होता है ऑरेंज फ्री स्टेट, और दूसरा था सेर्टिफिकादोस रिपब्लिक, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रांस फाउल, क्योंकि ये एरिया फाउल नदी के नॉर्थ में था। साउथ अफ्रीका के पुराने झंडे में ब्रिटेन पुर्तगाल के बीच में डच का झंडा था,
जिससे पता चलता है कि डच, पोर्तुगीज और ब्रिटेन तीनों का दबदबा था साउथ अफ्रीका में। लेकिन जब साल 1870 में साउथ अफ्रीका के अरण्या फ्रेस्ता में डायमंड की खोज हुई तो बदलाव शुरू हुआ। आगे गोल्ड भी मिला। अब ब्रिटेन का ध्यान साउथ अफ्रीका पर ज़्यादा पड़ने लगा और अब ब्रिटेन अपना वर्चस्व पूरे साउथ अफ्रीका पर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने ज़ुलू और बोर्स से भी बात की। बोर्स को ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में रहना है तो मिशनरी चलाना होगा या सेना में भर्ती होना होगा। इस तरह ब्रिटेन ने पूरे साउथ अफ्रीका को अपने अंडर में कर लिया था और अब साउथ अफ्रीका 1961 में बना रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसमें वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक और समस्या उत्पन्न हुई जो कि 1948 से 1994 तक चला। ये थी समस्या रंग भेद की समस्या, जिसको अपार्थाइड कहते हैं। और ये जो समय है 1948 से 1994 तक, ये अपार्थाइड पीरियड कहलाता है। ये रंग भेद की समस्या साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसमें काले गोरे का भेदभाव हो रहा था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो गोरे थे और अफ्रीकन जो थे वो काले थे। उनके बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव बढ़ गया था। लेकिन ये भेदभाव को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला सामने आए और वो कई बार जेल गए और उन्होंने फाइनली उन्होंने क्या किया, लोगों के हितों के लिए काम किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका में इस अपार्थाइड यानी कि रंग भेद को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और साउथ अफ्रीका के सबसे पहले काले राष्ट्रपति बने। वो एक क्रांतिकारी लीडर थे जिन्होंने लोगों के हितों के लिए काम किया और रंग भेद को साउथ अफ्रीका से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। यही काम अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी किया था। आज का साउथ अफ्रीका बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। हमारे देश का साउथ अफ्रीका से भी पुराना रिश्ता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में सिर्फ 1 साल के लिए गए थे, पर वहाँ कई सालों तक ठहरे और वहाँ के लोगों के हितों में उन्होंने काम किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी साउथ अफ्रीका की। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त फराज, मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।